वर्ब। मैं वह चीज टच करूंगा आज जो आप पहले से आप जानते होंगे, राइट। वर्ब का ज्ञान पहले से होगा आपके पास, कुछ ना कुछ आप एक्शन करते होंगे, वर्ब का ज्ञान होगा, ठीक है, अच्छी बात। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछ नहीं रहा। देखो, कोई भी इस दुनिया में मनुष्य आया है, जानवर आया है, कोई भी दुनिया में आया है, मनुष्य तभी मनुष्य है जब वो एक्शन करता है। कोई भी लिविंग पदार्थ तभी लिविंग है जब उसके अंदर कोई एक्शन हो, यानी एक्शन या रिएक्शन हो। अगर आप ना एक्ट करते हैं ना रिएक्ट करते हैं तो आपका श्रेणी आपका हो जाएगा नॉन लिविंग के जैसा हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो? यानी जो आपके स्टाइल है, जो आपकी अदाएं हैं, जो स्टाइल है, जो अदाएं हैं, जो एक्शन है, जो रिएक्शन है, जिसको आप देख नहीं सकते हो। जैसे राम दौड़ता है, आप राम को देख सकते हो लेकिन दौड़ना को देख सकते हो? तो कैसे पता कि दौड़ रहा है? यानी आप उसके एक्शन से कह रहे हो कि दौड़ रहा है। मैं हंस रहा हूं, देखिए, तो मैं हंस रहा हूं, मेरी हंसना देख रहे हो? बोले ऑफ कोर्स देख रहा हूं, सब हंस रहे हो, लेकिन आप हंसना नहीं देख रहे हो, आप लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, आईज देख रहे हो, चीक्स देख रहे हो, यानी कि सारे कॉम्बिनेशन, इस स्टाइल को आप हंसना कहते हो। यानी वर्ब कुछ है नहीं, वर्ब का डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, वर्ब को पढ़ना है कि वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। यानी वर्ब जो है वो आपके स्टाइल को और आपके एक्शन को दिखाता है। यानी आप एक्शन कैसे करते हो? रोना, हंसना, गाना, पिटना, यानी जिस शब्द हिंदी अगर पढ़ते हो तो जिसमें न वर्ड लगा दो वो सब वर्ब होगा। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता में न लगा दो पढ़ना। तुम सोते हो, सोना। वह खेलता है, खेलना, है ना। वह हंसता है, हंसना। तो हंसना, गाना, रोना, पिटना, खेलना, कूदना सब क्या होगा बच्चे? वर्ब होगा। तो हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना सब वर्ब होगा। अच्छी बात है। जब सब वर्ब होगा, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तो अंग्रेजी में कैसे करें? तो एक्शन और स्टाइल, ठीक है। रोना, कोई क्राई कर रहा है तो आप किसी का रोना देख सकते हो क्या? बोले हाँ सर, देखिए आंसू निकल रहा है, तो आप उसके आंसू देख सकते हो। आंसू का अंग्रेजी अलग है, समझ पा रहे हो? लेकिन रोना जो है वो स्टाइल है। कभी किसी के मातम में जाते हो, वो उछल करके, गिर करके, पड़ करके रो रहा है, आप टोहनी मारते हो, दोस्त को बोलते हो रो नहीं रहा वो, मतलब आप समझते हो कि नौटंकी ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब कि रो। कभी कभी घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आप सामने खाली घूर जाते हो, या ऐसे कर दिया, वो रोता हुआ भागा मम्मी के पास, तो रो थोड़ी रहा था वो रोएगा तब जब कूटोगे बढ़िया से, समझ पा रहे हो ना? तो रोना दो स्टाइल में है। एक स्टाइल है कि ऐसे ही चिल्ला दिया कि ताकि उसको, और एक हो रियल का कुटाई के बाद, समझ पा रहे हो ना? तो जो वर्ब है वो क्या है? एक्शन और स्टाइल है। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब को क्यों रखा गया, इस बात को समझते हो? गौर से कभी गौर किया आपने कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी क्यों आता है? क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है वह पदार्थ जो एक्शन के लिए बाध्य हो। बस समझ लो ना? यानी अगर यहाँ पे बॉय होगा, अगर यहाँ पे राम होगा, अगर यहाँ पे ही होगा, अगर यहाँ पे शी होगा, कुछ भी होगा सब्जेक्ट, तो इसके बाद वर्ब भी क्यों आता है? इसलिए आता है कि बॉय नॉन लिविंग जैसा काम करते, अगर वर्ब नहीं आएगा तो बॉय का मतलब क्या? लड़का। लड़का क्या है? तो जब तक वर्ब नहीं आएगा, जब तक एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एक वर्ब डाल दिए गोज, अब सब मिलके जाना शुरू कर देगा। समझा इस बात को? यानी कि ये सबका मतलब है कि एक्शन में कौन डालता है? वर्ब। इसको चालू कौन करता है? वर्ब। यानी सुबह से शाम तक आप जितने भी सेंटेंस बोलते हो सब में रहता है सब्जेक्ट और सभी में रहता है वर्ब, अदर वर्ड हो या ना हो, लेकिन सभी वर्ब तो होगा ही होगा। आप पानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो, प्रणाम करते हो, खेलते हो, पढ़ते हो, रोते हो, ये सब काम तो करते हो। तो जो आपके सुबह शाम तक जितने भी एक्शन है, सोने तक, वो सब के सब क्या है? वर्ब है। तो ये बात समझ में आया सबको? तो एक लाइन हिंदी में लिखो कि दुनिया का वह शब्द जिसमें न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। दुनिया का वह शब्द जिसमें न लगा हो, दुनिया का वह शब्द जिसमें न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, दुनिया का वह शब्द जिसमें न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो,
वर्ब कहलाता है। दुनिया का वह शब्द जिसमें न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। दुनिया का वह शब्द जिसमें न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। क्लियर? न लगाने पर लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। लिखिए एग्जाम्पल, पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना। एग्जाम्पल लिखिए, पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना। क्या बेटा? क्या सकना क्या होता है? कैन का हिंदी सकना नहीं होता। सकना क्या है? कहा तुम किस वर्ब को लगाते हो? किस सब्जेक्ट के बाद लगाते हो सकना? है तो जाना ना हुआ वर्ब। तो सकना बताओ ना। अब तुम बोलो कटरीना, करीना, अपवाद हो ही नहीं सकता। करीना, अब देखो ना, करीना कहाँ गया जी? मैं बताता हूं तुम्हें, करीना, पटना, ये तो बोलता हो ना, अपवाद नहीं है। एक्चुअली देखो, पटना इज द नेम ऑफ प्लेस। कहाँ गया? करीना इज द नेम ऑफ पर्सन, राइट। अब करीना में ना तुमने लगाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है। पानी लगा हुआ, तुम लगाए थोड़े हो। जैसे तुम बोलते हो पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ता में तुमने ना लगाया, पढ़ना, यानी पढ़ता भी बड़े और पढ़ना बड़े। करीना में है क्या? करीता को तुमने करीना कर दिया, है ना। पटता को तूने पटना कर नहीं कर दिया। समझ पा रहे हो ना बात को? समझ पा रहे हो? तो इस तरह से, तो ये जो सेंस है वो क्या है? वर्ब उसको कहते हैं जो तुम एक्शन में रहेगा। जिसमें एक्शन नहीं है वो वर्ब नहीं रहेगा। करीना को तुम देख सकते हो, छू सकते हो, छू नहीं सकते, देख सकते हो। तो जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सब क्या होता है? नाउन होता है। जिसको देख सकते हो, उसको छू सकते हो, क्या होता है? नाउन। जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, वो सब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब होता है। इसलिए बच्चों को दिक्कत होता है कि नाउन कब कहें और वर्ब कब कहें। समझा? ये सब डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है कि नहीं? तो सब पढ़ाऊंगा। बहुत सारे नाउन वर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे वर्ब नाउन हो जाते हैं। नया बात, तो बहुत सारा नाउन ही वर्ब होता है। जैसे तुम्हें सकना कहा, तो सकना का नीचे कैन नहीं, कैन तो वर्ब नहीं होगा, वो एक मॉडल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस बोलो, हमने क्या पढ़ाने से पहले क्या बोला जी? सबसे पहले क्या होता है? अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्यों होता है, एक समझाना है जैसे आपको। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का एक्शन दिखलाएगा। अब इसके बाद तुम बोल के देखो सेंटेंस में, गेटिंग माय पॉइंट, तब वर्ब हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो सोच नहीं रहे हो ना? हाँ, मत सोचो, ठीक है। वापस आ जाओ, घबराओ नहीं, आराम से। तो हमने क्या कहा वर्ब के बारे में? वो हिंदी में कहा समझाने के लिए। अब आ देखो, तो हम एक लाइन में लिखेंगे कि वर्ब शोज, वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। वर्ब क्या शो करेगा जी? एक्शन और स्टाइल। यानी आपके एक्शन, हिंदी से ना समझ में आता नहीं, समझो, एक्शन और स्टाइल, है ना। एक लाइन और लिखिए, द वर्ड दैट stands for doing or being something is called verb। हमने कहा वह शब्द, that मतलब जो, stands for आधारित होता है, doing का मतलब करना और being का मतलब होना। दुनिया को वह शब्द जिससे करना और होना समझा जाए, जिसे करने और होने का सेंस बोध कराता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जिसे करना और होना समझा जाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। जिसे करने का सेंस हो और होने का सेंस हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब करना हमने 2-4 वर्ड दिए, देखो ध्यान दो। एक हमने दिया एक्शन, एक दिया स्टाइल, एक दिया डूइंग,
एक दिया बीइंग, इससे बाहर कोई शब्द होता ही नहीं। यानी ये 4 शब्द अगर दिमाग में है तो आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डूइंग दिया, बीइंग दिया, एक्शन दिया, स्टाइल दिया, और हिंदी में दे दिया ना शब्द। क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल सुनाऊंगा, घबराओ नहीं। उतार लिया यहां तक? अच्छी बात, वापिस आ जाओ। अब यहां संदेश दिया हमने, देखिए हमने संदेश दिया कि ही गोज टू रांची, ही गोज टू रांची, राइट। यहां एग्जाम्पल दिया, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, और ही गोज टू रांची। अब देखो ही क्या है तुम्हारा, ही क्या है तुम्हारा, गोज क्या है, इज क्या है, पता कैसे चलेगा? ध्यान इस बात देना, कैसे पता वर्ब है? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो रहेगा वो वर्ब। दूसरा चीज, और वर्ब के बाद होना चाहिए नाउन, तभी पता चलेगा वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे रांची क्या है, नाउन है कि नहीं है? नाउन है। डॉक्टर बोलो नाउन है कि? नाउन है ना, अच्छी बात। अब नाउन है, इसका मतलब कि यह भी वर्ब और यह भी वर्ब, लेकिन गोज एक एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन कैसा है? जाना, यानी जाना का मतलब कुछ काम कर रहा है, तो काम का मतलब हो गया डूइंग, है या नहीं है? अच्छी बात। इज का भी वर्ब है, होना का बोध करा रहा है बीइंग, यानी ये बोध करा रहा है बी को। डॉक्टर है यानी होने का बोध करा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में 2 ही वर्ब होते हैं, एक करने वाले और दूसरा होने वाले। एक करना वाला, दूसरा होने वाला। मिटाओ इसको। यानी 2 तरह के वर्ब हम लोग के पास है। एक वर्ब है करने वाला, समझिए मैं कहां से पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं। एक वर्ब हो गया करने वाला, जिसको हम कहते हैं डूइंग, और डूइंग को हम कहते हैं मेन वर्ब। ध्यान रखना, क्या कहते हैं बेटा शॉर्ट में? एक होता है बीइंग, बीइंग को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसे शॉर्ट में हम ए भी कहते हैं, याद रहेगा। यानी मेन वर्ब एम भी और ऑक्सिलरी वर्ब, 2 तरह के वर्ब दुनिया में है, राइट। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसकी संख्या लिमिट है, मात्र 24 होता है। बोलो, याद रखना आसान है। और मेन वर्ब की संख्या पूरा का पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है, मतलब कोई लिमिट संख्या नहीं है, कितना है, कितना याद करना पड़ेगा। तो बोलो ये 24 पढ़ा दूंगा, बाकी सब जो बचेगा सब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। तो पहले क्यों ना हम 24 जान ले क्या क्या होता है। तो पहले जान ले ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फिर पढ़ा दूंगा मेन वर्ब क्या होता है, तो मामला आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। यहाँ पे तो फिर बनाया हमने। ऑक्सिलरी वर्ब में पहला जो होता है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी संख्या होता है 11। ठीक है बेटे, 11। ठीक बच्चे, 11। दूसरा होता है मॉडल्स, इसकी संख्या 10। ठीक है बाबू। तीसरा होता है सेमी मॉडल्स, इसकी संख्या 3। 3 में पहला है जिसका नाम है नीड, दूसरे का नाम है डेयर, और तीसरे का सेमी मॉडल्स, और तीसरे का नाम है यूज टू। 3 हो गया। मॉडल्स 10 है, विल, शैल, वुड, शुड। पढ़ लोगे सब? मुझे लगा शुड नहीं पढ़ पाएगा। यहां लिख दो कैन। ठीक है, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, और तो 10 हो गया ना।
विल, शैल, वुड, कैन, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ठीक है। प्रिंसिपल होता है 11, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड। ये टोटल का नाम है हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब। कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये टोटल हो गए 11 ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। दूसरे का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स आर 10, will, shall, would, should, can, could, may, might, must and ought to। Same models 3, need, dare और used to। ठीक है। इन सब का नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल सेम, ठीक है। प्रिंसिपल, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। हाँ, वो दो जगह है। कहाँ दो जगह है? अच्छा, यहाँ दो, 11 हो गया फिर। अच्छा, नहीं नहीं, दो जगह हो गया ना, यहाँ भी वुड है ना, दो जगह सही तो कह रहा है वो। कोई चिंता क्यों, एक सेकंड देखो ना, खेल लेता हूँ सब। देखो ना, यहाँ कर देता हूँ कैन, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ कुड, है ना। विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। बढ़िया, मिटा दिया जाए। चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसका, मॉडल्स के बाद। ये हमने भी इंफॉर्मेशन दिया है, पढ़ा नहीं, एक एक पार्ट पढ़ना है। प्रिंसिपल क्या होता है पढ़ना है। मॉडल्स का, इस मॉडल्स को पढ़ाऊंगा तो आपको कम से कम 3 से 4 क्लास लगेगा इतना पढ़ने में सिर्फ। ये थोड़े सी लिखा है, एक एक पार्ट पढ़ना होगा, कहाँ शुड, कहाँ कुड, कहाँ क्या। बात समझ पा रहे हो? अब देखो, ये मॉडल्स का बस इतना चीज, इतना पढ़ लिया ना, तो एक बात याद रखना लाइफ हमेशा, मॉडल्स जब भी आता है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट। तो इसका एक स्ट्रक्चर याद रखना यहाँ पे, याद करने के लिए कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर लाइफ टाइम याद रखना आपको आज से ही। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही होगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस, यानी मॉडल्स है तो V1 पहले आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमने किसी पर्टिकुलर नहीं लिखा, कोई भी मॉडल्स आ सकता है। यू के साथ तुम सब लगा सकते हो, ही के साथ तुम सब लगा सकते हो, इसलिए टेंशन नहीं। मिटाओ यहां तक, आगे वापस आता हूँ फटाफट। पहले आपको दे दूं क्या क्या सिलेबस है वर्ब का। दूसरा शुरू होता है हम लोगों का मेन वर्ब। एक था प्रिंसिपल, मॉडल्स हैं सेम मॉडल्स, इसका नाम था ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब को हमने दो भाग बांटा था, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये मेन वर्ब, मेन वर्ब में बहुत सारे पार्ट हैं भाई। मेन वर्ब में जो ए पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। ए का पहला, इसी का दूसरा है इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब। बी पार्ट है, बी का पहला ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी का सेकेंड पार्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब। सी है, सी का पहला
फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखना। अब आपके दिमाग में जाएगा सर रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव, तो ये डिटेल हम लोगों का चलेगा। अभी आपके दिमाग में कोई पूछे मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, तो पता चल जाएगा कि भाई मेन वर्ब में ये होते हैं, क्या होते हैं बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये था पूरे वर्ब का सिलेबस। इसमें बेसिक कहाँ छुपा है सर, तो हेडिंग बनाइए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। इतना लिखने के बाद हेडिंग क्या बनाएंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब 5 तरह के होते हैं। There are 5 types of basic verb: V1, V2, V3, V4 and V5। जैसे आप बोलते हो बच्चे eat, ate, eaten, eating और eats, cut, 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 cutting, cuts। ठीक है, अब देखो और से यहाँ पे दो एक दिक्कत आपको फील हो रहा होगा कि V1 क्या, V2 क्या, V3 क्या, V4 क्या, पहले ध्यान रखिए। तो V1, V2, V3 तक यहां तक ध्यान दीजिए। ये जो मेन वर्ब कहलाते हैं वो V1 से लेके V3 तक लाते हैं। ये V4 जो होता है वो V1 का ही रूप है, इसी में हम ing लगाते हैं तो क्या बन जाता है। और V5 में क्या होता है, यह भी V1 के साथ एस या ES है तो क्या बन जाता है V5। क्यों ऐसा कहा V5, तो V5 नहीं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं कि V5 है, ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब पढ़ाऊंगा लिखवाऊंगा जैसे भी आपको राइट नाउ। अब देखिए ईट, एट, ईटन, यह राइम से चल रहा है। और कट, 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 कोई नियम है इसमें, कोई नियम है जी। अगर ये वाला लिखूं ईटन और पूछूंगी कौन सा वर्ब है तो क्या कहोगे, थर्ड फॉर्म। और यही वाला कट देखो V3 वाला उतार रहा हूं यहाँ पे कट, और पूछूं कि बोलो V3 है तो कौन सा, V2 भी हो सकता है, V1 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। यानी इसमें कहीं कोई नियम नहीं है, यानी जो नियम को फॉलो करता है वो नियमित चल रहा है, इसलिए इस तरह के वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जो नियम को नहीं फॉलो करता उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, रियल फॉर्म है और बाकी फॉर्म बनाते हैं हम लोग, क्योंकि यहां तक V3 तक याद करना पड़ेगा, V4 V5 याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें ACS ING लगा तो हो जाएगा। बात समझा बच्चे, उतार ले यहां तक, यहीं पे समझिए, फिर एक एक वर्ब पे चलेंगे हम लोग। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस वर्ब में, ध्यान देना, दुनिया का वह वर्ब जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या कहा, अंतिम लेटर, उसके पहले एक वॉवेल हो। कितना वॉवेल, दुनिया का वह वर्ब जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉवेल हो। अगर उसमें ING लगाओगे तो उसे डबल करना पड़ेगा। जैसे देखो कट, कट में देखो अंतिम लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके पहले कितना वॉवेल है, तो देखो इसमें ING लगाया तो डबल हुआ कि नहीं हुआ,
तो ये स्पेलिंग आपका इंप्रूव हो जाएगा। डबल हुआ जी कटिंग। ऐसी तुम सारे वर्ड को सिर्फ नहीं नहीं कोई वर्ड लो, पुट ले लो, पुट। तुम इट में रूल क्यों लगा रहे हो? लगेगा रूल। दुनिया का वह वर्ड जिसके अंतिम लेटर उसके पहले कितना वॉवेल? एक है। नियम वही लगेगा ना जहाँ पे है ना। जो पढ़ाऊंगा वो 100% राइट होगा, ऐसा नहीं सोचना। जो कहा लेकिन वही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अगला वर्ड है पीयूटी, पुट। अंतिम शब्द क्या है? कितना वॉवेल? डबल टी आएगा। अब देखो और ही बड़ा शब्द देख लो, फॉरगेट। अंतिम लेटर क्या है? उसके पहले कितना वॉवेल? अगर आईएनजी लगाना डबल होगा, डबल टी होगा जी। अब फॉरगेटिंग का स्पेलिंग अपने दोस्त से पूछना कि फॉरगेटिंग का स्पेलिंग बोलो, वो पता करेगा, FORGETING कर देगा। हो सकता है कट में तो डबल टी लगा दे, पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बड़ा शब्द होगा उसमें क्या करेगा? वो भूल जाएगा। क्यों? उसको पता ही नहीं कि डबल टी लगता है। सुनाया? और देखो अब तुम खड़े हो जाओ बीच वाले। हाँ तुम बोलो बिगिनिंग का स्पेलिंग बोलो, बिगिनिंग का स्पेलिंग। BEGINNING। अब देखो लड़का समझ लिया क्या सर पूछना चाहते हैं, बैठो। आज से पहले तुम बिगिनिंग का स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते थे, समझा बात? तो ये पढ़ाने का फायदा ये हो रहा है। तो देखो एन है, एक एन है, उसके पहले कितना वॉवेल है? तो उसमें जब आई लगाएंगे क्या कर देंगे? उसको डबल कर देंगे। बिगिनिंग का ऐसे लिखना, स्पेलिंग दिखने में गलत लग रहा है, बिगिनिंग डबल NING। मैं बारह हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इससे आपका स्पेलिंग भी इंप्रूव होगा। तो एक साथ सब चीज पढ़ो ताकि दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो क्या कहा हमने? दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट, उससे पहले कितना वॉवेल? एक वॉवेल। ING लगाना है तो अंतिम वाले को डबल करना है। जैसे फॉरगेट का फॉरगेटिंग, कट का कटिंग, बिगिन का बिगिनिंग। बाकी ये वाला तो याद आपको वर्ब का लिस्ट में दूंगा ही दूंगा, जस्ट आपको शायद बंद करा दूं। बेटा अब धर्मेंद्र सही से बैठे हैं पढ़ाने के लिए कि तुम्हारा फैन हल्का करूं, फिर भारी करूं, फिर लूज करूं, फिर टाइट करूं। हट यार, तुम पहले सोचा करो किससे बात कर रहे हो। धर्मेंद्र से तुम्हारे पंखा बंद करने जाए, ढूंढे कहां स्विच है। बेटा वहां स्विच बंद कर दो वहां से। V1 देखिए गौर से यहां। अब V1 डिक्शनरी का पहला वर्ब है, तो क्या हम कोई पूछे V1 क्या है तो बोल सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख डालो इसी को, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 क्या है बाबू? पहला फॉर्म है। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 जो है वर्ब का पहला फॉर्म है। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब बोलो फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ V1 ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है, तो लिखो इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V1 जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा, कोई व्यक्ति पूछे कि V1 ओरिजिनल है, बोलो गो V1 है कि नहीं, ईट है कि नहीं। कोई बोले कि गो या ईट, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्या बोलोगे? सिंगुलर की प्लूरल? कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। सिंगुलर की प्लूरल? लिखो इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 को क्या बोलना आज के बाद? प्लूरल फॉर्म। बोलो सर हम तो समझते थे कि प्लूरल का मतलब ACS लगा होता है, बिना ACS लगे ही क्या है? प्लूरल है। तो इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अगला पॉइंट लिखो, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है।
इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, राइट। अब देखो V1 को हमने इनलार्ज किया, एक्सपेंड किया तो 4 पॉइंट निकला कि V1 प्रेजेंट है, V1 प्लूरल है, V1 फर्स्ट फॉर्म है, ओरिजिनल है, राइट। इतना बोलना हम लोगों को आ गया। अब बोलना आ गया तो काम क्या करेगा बोर्ड पे देखो। तो सबसे पहला किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका यूज भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। यूज कहाँ करते हैं भाई? तो यूज करते हैं इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी यूज इसका सिंपल। यानी आज के बाद V1 कहीं मिलता है तो उस टेंस का नाम क्या बोलेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब प्रश्न उठता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता स्ट्रक्चर क्या हुआ सर? तो स्ट्रक्चर लीजिए, स्ट्रक्चर क्या हुआ सर? तो सबसे पहले क्या आता है बच्चे? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा? अदर वर्ड। अभी इसके ये पढ़ाया नहीं हूं, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यहीं से स्ट्रक्चर का जन्म देना सिखा रहा हूं, राइट। जन्म हुआ। अब देखिए बोर्ड पे, अब सब V1 है तो वर्ब को अपने क्या पढ़ा? जस्ट अभी सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, यानी वर्ब को भी पढ़ा कि V1 होता क्या है? प्लूरल। इसका मतलब कि वर्ब अगर प्लूरल है तो अपने समान जाति को ले गए, यानी कि सब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा? यानी क्या होना पड़ेगा इसे? एक बात समझ में आया? प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। यहीं से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर भी जन्म लेता है, वर्ब के माध्यम से ही। तो वर्ब क्या है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल। यानी वर्ब से हम पीछे चल रहे हैं किसकी तरफ? सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, और वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया यू, बोलो यू क्या है? प्लूरल। अब नहीं पता सर, पढ़ाऊंगा आगे। बोलो दे क्या है? बोलो राम क्या है? और राम में एंड लगा दिया और जोड़ दिया सीता, क्या हो गया दोनों मिलकर के? राम अकेला क्या है? और राम और सीता मिल गया तो क्या हो गया? प्लूरल। तो इन सब के साथ आप लगा सकते हो वर्ब ईट, लगा सकते हो जी। तुम खाते हो, यू ईट। वे लोग खाते हैं, दे ईट। राम और श्याम खाते हैं, राम एंड श्याम ईट। कोई आपत्ति? तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल। उतार ले यहां तक। अब आई होप V1 समझ में आपको आ गया हो। V1 से किसी को डाउट है? कोई कहीं पूछे सेंटेंस में कहीं लिखा हो, आप टेंस का नाम क्या बोलोगे? प्रेजेंट टेंस। अभी टेंस नहीं पढ़ाया हूं, अब बोलो कहीं लिखा मिल जाए कि लता एंड गीता गोज टू अ स्कूल। लता एंड गीता गोज टू स्कूल, बोलो किस टेंस का है? राइट है कि रॉन्ग है? तो आपको पता चल गया सर प्रेजेंट टेंस का तो है, लेकिन यहाँ पे गोज लिखा है, गलत है, क्योंकि लता अकेली नहीं है, लता के साथ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब क्या होना चाहिए था? प्लूरल। अब बोलो सही हुआ कि नहीं हुआ? किसी को आपत्ति? तो लता एंड गीता गो टू स्कूल। बहुत बढ़िया तैयारी। आगे बढ़ते हैं। अब V1 हो गया क्लियर। अब लिखते हैं V2। V2 का पहला पॉइंट बिल्कुल बेसिक से, यहां नहीं सीखे तो फिर कमर कस लो कि हिंदुस्तान में कोई सिखा नहीं पाएगा, फिर बढ़िया है घर ही चलते हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है कि नहीं? ये रास्ता, क्योंकि देखो जितना मैं सोचता हूँ, जितना बेस से मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे मुखर्ज तो क्या पूरे हिंदुस्तान में ये सब डिटेल बेसिक देख नहीं चलेगा, वो ऊपर ऊपर चलेगा। भर समझ आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, टेंस में आ जाते हैं। हम बस नहीं रहो ना, तो एक दिन में टेंस खत्म, अगले दिन वॉइस शुरू, तो मालूम चला कि 2 महीने में कोर्स समाप्त तो कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आया मामला क्या था। एग्जाम तो दूर की, एग्जाम तो छोड़ो, साइड कर दो। एग्जाम तो साइड करो, एग्जाम तो नहीं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ता क्या है? हम लोग कोचिंग जाते हैं, हम इसकी तैयारी करते हैं, और कोचिंग वाला कहता है हाँ मैं करा दूंगा तैयारी, सीधा देते हैं पैसा एडमिशन। हम ये नहीं देखते कि हम क्या हैं और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाएगा। तो एग्जाम की, अरे भाई बताओ SSC हो चाहे CP हो चाहे UPSC हो, अंग्रेजी ने पूछेगा जी, समझ में आ गया, लाइन लिखा हुआ है बनाना आ जाएगा, गलती लिखेगा काट दूंगा। समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ में आएगा भैया, खूब पढ़ते रहो, किसी काम कर ही रहोगे। V2 लिखो, बोलो V2 क्या कहोगे? इट इज द
देखो अपने आप आ गया, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V2 ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, राइट। दूसरा पॉइंट लिखो। अब बोलो V1 क्या था, प्रेजेंट था, तो V2 क्या होगा, लिखो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 था प्लूरल, तो V2 क्या होगा, तो लिखना नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब कहीं भी यूज करो V2 का, कोई टेंशन नहीं, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V2 में लिखो कि नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी ना तो होता है सिंगुलर ना ही होता है प्लूरल, तो V2 में लिखा कि पास्ट फॉर्म है, डुप्लीकेट फॉर्म है ना, नो सिंगुलर नो प्लूरल है, ठीक है। अब करते हैं, इट इज द सेकेंड फॉर्म लिखा ना, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म, हाँ नो सिंगुलर नो प्लूरल, सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, तो लिख लिया। अब देखो गौर से, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यूज कहां करेंगे, तो यूज कहां करेंगे बाबू, सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तो सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अब प्रश्न कहता है, देखो बोर्ड पे एक लाइन सिखाता हूं आपको, कि देखो माइनस में कितना लाइन है, एक लाइन, तो दुनिया में कोई चीज एक हो तो उसे क्या कहते हैं हम, और प्लस में कितना लाइन है तो इसे क्या कहेंगे हम, यानी कि V2 तुम्हारा माइनस प्लस दोनों है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं, मतलब सिंगुलर भी है और नो सिंगुलर नो प्लूरल, टेंशन है ही नहीं। इसका मतलब कि सब्जेक्ट भी माइनस प्लस होगा, जैसा वर्ब वैसा, जैसा सब्जेक्ट वैसा, इसका मतलब कि सब्जेक्ट में राम लिखा चलेगा, राम एंड यही चलेगा, आई यू दे ही, कुछ भी लिखो सब चलेगा, नहीं चलेगा। और सबके साथ आंख बंद करके कोई वर्ब लगाना चाहो लगा दो V2 का, कोई डरने वाली बात, बोलो डर निकल रहा नहीं निकल रहा, अभी टेंस कहां पढ़ाया हूं, अभी तो वर्ब पढ़ा रहा हूं। आ गया, अब एक पल के लिए मेरी तरफ देखो, समझा देता हूं। अब मान लो कुछ भी अंग्रेजी में हो, अभी जो हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट है, जो सब बीत गया, एक सेकंड पहले भी सब पास्ट है, राइट। हमने कहा तुम कल पढ़ने नहीं आए थे, तुम कल पढ़ने, या तुम कल पढ़ने आए थे, तुम कल कहाँ गए थे, ये सब पास्ट है कि नहीं, सब में क्या आएगा, V2 आएगा ना। तुम वहां गए थे, देखो तुम वहां गए थे, यू वेंट देयर, लता वहां गई थी, लता वेंट देयर, राम वहां गया था, राम और श्याम वहां गया था, राम एंड श्याम, मैं वहां गया था, वे लोग वहां गए थे, वह वहां गया था, ही वेंट देयर। तो वर्ब का मतलब सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ा है इस पे, जैसा सब्जेक्ट लगाओ कोई टेंशन नहीं, वह कॉन्सेप्ट क्लियर, तो डरने वाली बात कुछ है ही नहीं, क्लियर। मैं हंसा था तुम हंसे थे वह हंसा, सब में भी लगा दो, आई वेंट यू वेंट ही वेंट सी वेंट दे वेंट, एफर्टलेस बोलो ना। तो डर तब लगता है जब ये पता नहीं कि वर्ब कैसा लगाऊं, ठीक है ना, तब डर लगता है। अब डर निकाल दिया आपका। अब हेडिंग बनाओ V3, हेडिंग बनाओ V3, बोलो V3 वाले कि इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
प्रेजेंट था, पास्ट था, तो इसको V3 को हम परफेक्ट कहते हैं। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V3 जो होता है वो परफेक्ट फॉर्म होता है। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 को हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं जी। फिर लिखना नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है इस पर। नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। यूज कहां करते हैं भाई? पहला यूज प्रेजेंट परफेक्ट, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 अदर वर्ड। देखो हैज और हैव ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तुम्हारा V3 है। सब्जेक्ट तुम जैसा भी लगाओ V3 आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज आएगा, प्लूरल हो तो हैव आएगा, वाला कहानी है, लेकिन V3 सब में आएगा। दूसरा हो गया पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वर्ब का। कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा, वैसे ध्यान बदलने जैसे टेंस पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अभी वर्ब फोकस कर रहे हैं कि V3 कहाँ आता है, तो पता चलेगा कि V3 वर्ब में यहाँ यहाँ आ रहा है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट लिखो V4। V4 क्या लिखेंगे? इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। 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 इट इज द ing form of the verb. It is the ing form of the verb. It is the ing form of the verb. V4 को हम ing कहते हैं। It is the ing form of the verb. ठीक है, लिखना नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। फिर लिखेंगे इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS। इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सिंगुलर नो प्लूरल हो गया, बहुत बढ़िया। ing हो गया, यूज करते हैं पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ड, इसी फोर्थ को हम ing कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी V4 अदर वर्ड। is am are was where V4 other word। past continuous was where, future will be shall be V4 other word। I am going, I was going, I will be going। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म।
क्लियर? स्पीड में पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया हूं ताकि वर्ब पे पकड़ हो, जड़ पे मजबूती हो, तब बच्चा सीखने में टेंशन नहीं होगा उसको। फिर टेंस आएगा, फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नंबर V5 है, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। फिफ्थ फॉर्म। फिर लिखना इट इज द एस और ईएस फॉर्म। इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी एस ईएस लगा होता है। इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर लिखना इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। It is the singular form of the verb. It is the singular form of the verb. It is the present, लिख लिया क्या? It is the present form of the verb. हाँ जी, V1 भी प्रेजेंट है और V5 भी प्रेजेंट है। It is the present form of the verb. It is the present form of the verb. देखो यहाँ पे यूज कहाँ करते हैं, यूज इसका भी करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस वर्ब, राइट। V5 का मतलब होता है सिंगुलर। इसका मतलब कि सब्जेक्ट भी होना पर क्या पड़ेगा, सिंगुलर, यानी सिंगुलर प्लस सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए नाम होता है SSPP फॉर्मूला। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। याद है ना वो चीज, अच्छी बात। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा ही, सी, राम, लता। यहाँ पे दे नहीं चलेगा और सबके साथ गो नहीं चलेगा, क्या चलेगा, गोस। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। उतार लिया यहां तक, गोस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तो प्रेजेंट टेंस में यही काम करेगा, V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, राइट। यहाँ पे V5 है माइनस और V1 है प्लस, तो यहां भी होना चाहिए प्लस माइनस। कहानी हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। किसी बच्चे को आपत्ति है? अब ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आएगा दे, और यहीं पे लिखा है ही, तो अब वो करना आ गया, दे है प्लूरल तो प्लस चार्ज है, तो हमको करना पड़ेगा गोज। ही है तो माइनस चार्ज, तो करना पड़ेगा गो। ऐसा करेंगे, क्या करना होगा फिर, गो का गोज, ऐसा करना पड़ेगा गो। अब सही हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये वाला प्लस तो ये भी, ये माइनस तो ये भी। अब समझ में आ गया आपको बढ़िया से। तो अब आपसे गलती होगा, यानी क्या करेंगे, ही है तो गो नहीं गोज, दे है तो गोज नहीं गो। तब V1 V5 क्लियर हुआ सबको। इसलिए V5 सिखाना जरूरी है कि V5 होता क्या है, ठीक है। एस क्या होता है जानना जरूरी हो। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ वर्ब, टेंस नहीं पढ़ा अभी वर्ब का ज्ञान लिया एक पार्ट, यानी सब्जेक्ट सीखा था कल, तो आज क्या सीखा हमने, वर्ब। अब कल क्या सीखेंगे, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड छोटा पार्ट है, इसमें और कल और पढ़ लेंगे कुछ। तो इस तरह से बहुत ही बेध्यान दो। क्लास स्टार्ट आपका होगा टेंस से, रियल क्लास शुरू कब होगा, टेंस। जब टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको लगेगा कि तूफान आ रहा है। अभी तो बिल्कुल बेस लहरों के साथ चल रहे हो, समझ पा रहे हो ना। एक अंदर में गर्मी तब तुम लोग के अंदर आएगा जब टेंस आएगा, और वॉइस आएगा तब तक तो फ्लाई मारना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो कल संडे है, लेकिन एक हमेशा याद रखो, अपने पास बुक्स एक भी दिन डिले नहीं करना है। आप अपने साथ बुक्स रखें और वोकैब
और जो पढ़ाता हूँ बेसिक किताब एक मिला होगा आप सबों को, तो बेसिक किताब पढ़ना शुरू कर दें, डिले ना करें, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए बेसिक किताब के साथ, और हर दिन मेरे साथ 1 घंटा नहीं, आधे घंटे क्लास जितने देर पढ़ते हो इसके साथ घर पे जाकर के आधा घंटा पौन घंटा मेरे आप क्लास का पार्ट बताऊंगा कैसे पढ़ना है, उस पर ध्यान देंगे तो 1 महीने के अंदर आपका जो इंग्लिश है इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ताकतवर हो जाओगे अपने आप में कि फिर किसी के सामने खड़े हो जाओगे सीना तान के, बोलो क्या बोलना है, समझ पा रहे हो ना। तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तो T1 हो चुका था, T2 चलना हम लोगों का आज। अब देखिए T1 में एक चीज और ध्यान रखना है कि एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, राइट। आपके पास बुक मिला होगा, तो जिन बच्चों को बुक मिला होगा वो देख रहे होंगे, और जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं उन्हें मिला होगा एक किताब। तो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी पे हम लोग काम ये करना है। सबसे पहला चीज मैं ध्यान दूं आपको, ये आपके पास वोकेबलरी का बुक मिला होगा इस तरह का, नहीं तो स्पोकन वोकेबलरी, खैर ये भी बुक होना चाहिए आपके पास, स्पोकन वोकेबलरी। और जितने बच्चों ने, चूंकि बैच यहाँ पे स्टार्ट हम लोगों का हो चुका है, राइट। जो बच्चे यूट्यूब पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्लास, अगर आपने अब तक डिले कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देर नहीं करना है, बुक्स आपके घर पे होना चाहिए। और साथ साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो नंबर मिल रहा है इस नंबर पे आपको कॉल करना है। साउंड थोड़ा ज्यादा है, और साउंड ज्यादा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, देखो कोर्स। तो ये जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे क्या करना है, कॉल करना है। और एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन लेना है, ठीक है, राइट। एनीवे आप लोगों को नहीं बोल रहा, आप लोग फ्री पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ यूट्यूब पे और साथ साथ क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे, तो आप फटाफट एडमिशन लेकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करा लो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो लिखा क्या, एड्रेस। एड्रेस का मतलब पता भी, एड्रेस मतलब भाषण भी, एड्रेस मतलब भाषण देना है। वर्ब भी और नाउन भी है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। आर्टिकल का मतलब वस्तु भी है, लेख भी है, पद भी है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद भी होता है, नहीं वो तो इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है। तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल वस्तु भी होता है, लेख भी होता है। तो ये बेसिक चीज है। जैसे बार्क, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क। तो डॉग बार्क हो गया, और बार्क का मतलब पेड़ का छाल भी होता है, तो भौंकना भी और पेड़ का छाल भी। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए, तब समझ में बेहतर आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक वापस आते हैं। अब यहाँ तक काम समझ में आ गया, तो अब T2 पे आ जाइए। T2, ठीक है, T2। T2 पे आ जाते हैं फटाफट। T2 में क्या कहता है कि पहला वर्ड हम लोगों का है डेस्परेट। अब 2 वर्ड आपके दिमाग में आएगा, एक डेस्परेट और एक डिस्परेट, है ना। तो वर्ड याद कैसे करें वो ध्यान दीजिएगा। अब डेस्परेट और डिस्परेट, अब डेस्परेट और डिस्परेट में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करना। डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक, और डिस्परेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न। डेस्परेट का मतलब निराशाजनक और डिस्परेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, है ना, डिस्परेट। तो जिसमें डिस लगा होता है, डिस। अब डिस्परेट, इसको याद हमने बताया था पिछले क्लास में कि जब किसी वोकैब को आप याद करते हो तो उसमें करना क्या है कि थोड़ा सा आपको इधर उधर लिंक करना है। जब लिंक करोगे तो वोकैब क्या होगा, याद हो जाएगा। इससे कैसे पढ़ें इसको, डिस, है ना, DIS, डिस, PAR पर, RAT रेट। तो डिस पर रेट, यानी डिस पर रेट भिन्न भिन्न होता है। हमेशा कोई 30 रुपए का, कोई 300 रुपए का, 250 रुपए का। तो डिस पर रेट कैसा है, भिन्न भिन्न। तो डिस पर रेट कैसा है, भिन्न भिन्न। तो लोग हमेशा उदास हो गए, असंतोष हो गया, हताश हो गए, डेस्परेट हो गया। तो डिस्परेट, डेस्परेट। तो डिस्परेट कैसा था, भिन्न भिन्न। तो लोग हो गए डेस्परेट। डेस्परेट मतलब बेचैन, है ना, रेट सस्ता हुआ तो लगवाने के लिए बेचैन हो गए, डेस्परेट हो गए, राइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट कहते हैं आत्मसंतुष्टि को। कॉम्प्लेसेंट को याद कर लो, कम प्लेस में संत। कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत, यानी संत महापुरुष जो होते हैं ना वो कम प्लेस में संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आवाज क्लियर हो रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आवाज में? अच्छा, इसको माइक ठीक है, मुझे क्यों गूंज लग रहा है, आवाज ज्यादा आवाज है, मैं भी देख रहा हूँ आवाज ज्यादा क्यों है, और कम करता हूं। कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत, यानी संत लोग जो होते हैं कम प्लेस में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। अब ठीक है आवाज? तो कॉम्प्लेसेंट, कम
प्लेस में संत, यानी संत महापुरुष जो होते हैं वो कम प्लेस में ही आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। अब कहोगे सर आसाराम, राम रहीम, तो आसाराम राम रहीम संत नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो कुछ और भी थे साथ साथ। तो कंप्लेसेंट कहते हैं आत्मसंतुष्टि को। तो कंप्लेस में जो रियल के संत होते हैं वो क्या होते हैं, आत्म संतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वर्ड है अपोक्राइफल, नकली, अनट्रू, फैब्रिकेटेड, मनगढ़ंत। तो अपोक्राइफल को याद कर लो, आपकी राइफल, यानी आपने किसी को राइफल, कोई घर में आया, आपने राइफल दिखाया कि मैं गोली मार दूंगा, उसने कहा आपकी राइफल नकली है। अपोक्राइफल आपकी राइफल, राइफल कैसी है, नकली है, अप्रमाणिक है, फैब्रिकेटेड है, बना बनाया है, तो इस तरह से है। नेक्स्ट वर्ड है बैडिनाज। बैडिनाज का मतलब होता है हंसी मजाक करना, किसी चीज को जोक बना देना, डिरीजन, उपहास कर देना, उपहास समझते हो आपको। तो बैडिनाज को लिंक कर लो बड़े नाज। घर पे क्या होता है, भाई बहन दो चार लोग आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, तो पिताजी दो चार खींचते हैं, बोलते हैं बड़े नाज से, बड़े नाज मतलब बड़े शान शौकत से मजाक चल रहा है, क्या बात है। तो बैडिनाज का मतलब हंसी मजाक, बड़े नाज से हंसी मजाक चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो है जिट्री। जिट्री का मतलब घबराहट या बेचैनी, जिट्री मतलब बेचैनी या घबराहट। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। 3 इडियट्स मूवी में कहता है कि अगर दोस्त हारता है, मतलब फेल हो जाता है, तो दुख होता है, और अगर टॉपर बन जाता है तो महा दुख होता है। मतलब दोस्त अगर फेल है तो अंदर सकता है कि पास हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो टॉपर बन जाए, हमसे अधिक नंबर ले आए, टॉप कर जाए, तो फिर महा दुख हो, सबसे दुख होता है कि वो कैसे बन गया, है ना। तो जिट्री, जीत तेरी, यानी दोस्त की जीत हो रही है, तो एक दोस्त तो क्या हो रही है, घबराहट हो रही है। तो जिट्री, जीत तेरी, घबराहट मेरी, यानी घबराहट हो रही, नर्वस हो रहा है, पैनिकी हो रहा है। हेल का मतलब प्रशंसा करना। अब हॉल में आ गए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तारीफ तो करनी पड़ेगी, तो हेल हॉल, प्रशंसा करना, हॉल में आ गए प्रशंसा करना पड़ेगा। पग्नेशियस, पग्नेशियस कहते हैं लड़ाकू को, झगड़ालू को। पग्नेशियस को याद करो पंगा, यानी जो झगड़ालू होता है ना वो पंगा लेता रहता है। पग्नेशियस पंगा, जो पंगा लेने वाला होता है वो लड़ाकू होता ही होता है, झगड़ालू होता ही होता है। तो पग्नेशियस को याद करो पंगा लेने वाला, कैसा होता है, लड़ाकू होता है, क्वेरलसम, झगड़ालू, एग्रेसिव। डेलेटेरियस कहते हैं हानिकारक को, डेलेटेरियस, डेली तेरी एस, डेलेटेरियस, डेली तेरी एस, डेलेटेरियस हानिकारक। अब डेली तुम्हारी ऐस हो रही है, शराब कबाब सवाब में डूबा हुआ डेली, है ना, डेली कुछ ना कुछ मस्ती हो ही रहा है, तो भाई ये तो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो डेलेटेरियस, डेलीटेरियस हानिकारक होगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ। लाभ कैसा है, अप्रत्याशित है, फ्लूक। फ्लूक याद कर लो, वर्ड फ्लूक। अब देखो कोरोना आ गया, कोरोना काल में सबसे अधिक अगर बेनिफिट किसी को हुआ है तो वो डॉक्टर को हुआ है, अगर सबसे अधिक पैसा कोई लूटा है तो वो डॉक्टर है ना। हम लोग तो 1 साल ऐसी फालतू का बैठे रह गए। तो फ्लूक, बर्ड फ्लू, तो हमेशा नई नई बीमारियां हर वर्ष देखना कुछ कुछ आता रहता है, कभी बर्ड फ्लू आता, कभी एक और भी आया था, बहुत सारा चीज है ना। तो फ्लूक को याद कर लो बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू आया तो डॉक्टर को क्या मिल गया, अप्रत्याशित लाभ, यानी फॉर्चुनेट हो गया, वाइंडफॉल हो गया। चलिए अब आपको मेरे साथ मिलकर के सारे बच्चे को बोलना है। बोलो बच्चे जोर से, पहले बोलना है जैसे पढ़ाया था वैसे पढ़ना है। बोलो डिस्पैरेट, डिस्पैरेट भिन्न भिन्न प्रकार का, डिस्पैरेट डिफरेंट काइंड ऑफ, डिस्पैरेट भिन्न भिन्न, लोग डेस्परेट हो गए, हताश हो गए, डेस्परेट हताश, डेस्परेट शॉकिंग, कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्टि, अपोक्राइफल फैब्रिकेटेड, अपोक्राइफल आपकी राइफल नकली है, अपोक्राइफल अप्रमाणिक, बैडिनाज हंसी मजाक, बैडिनाज हंसी मजाक करना, बैडिनाज उपहास करना, बैडिनाज बड़े नाज से हंसी मजाक, जिट्री घबराहट, जिट्री जीत तेरी, घबराहट मेरी, जिट्री घबराहट बेचैनी, जिट्री घबराहट, हेल प्रशंसा करना, हेल हॉल में बैठकर प्रशंसा करना, पग्नेशियस झगड़ालू, पग्नेशियस
पंगा लेने वाला, झगड़ालू होता है। पैग्नेशियस, लड़ाकू। डेलेटेरियस, हानिकारक। डेलेटेरियस, हानिकारक। फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ। फ्लूक, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ। बहुत बढ़िया। अब चलिए मेरे साथ, नहीं बिना देखे बोलना है ना। हाँ जी, चलो पेज पलटिए, दो मुझे। देखो कलम वलम आगे रखो पीछे रखो। चलो बिना देखे बोलना है आपको। बोलो नहीं, बोलो डिस्परेट का मतलब डेस्परेट, कॉम्प्लेसेंट, अपोक्राइफल, बैडिनाज, जिट्री, हेल, पग्नेशियस, डेलेटेरियस, फ्लूक। बहुत बढ़िया, ये तो सब याद था। अब मैं कहीं से पूछूंगा। बोलो जिट्री का मतलब अपोक्राइफल, पग्नेशियस, फ्लूक, बैडिनाज, डेस्परेट, डिस्परेट। बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चों को याद हो गया लगभग। बहुत बढ़िया। देखिए मेरी एक बुरी आदत है जो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो उसकी अच्छी और बुरी आदत दोनों से अपनाते हो। अगर आपने धर्मेंद्र सर को चुनना चाहते हो तो मेरी बुरी आदत को भी चुनना पड़ेगा, और वो आदत ये है कि मैं खड़े करवा के हर बच्चे से पूछता हूं, है ना जी। मेरी बुरी आदत ये है कि मैं बचपन वाली आदत आज तक लागू रखता हूं। उससे फायदा होता है, मुझे फायदा ही होता है कि आप सबों का रिजल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं वो क्या पढ़ा दिया और आपसे ना पूछा तो आप पढ़े पढ़े भूल गए, और मैं क्या करूंगा कि T1 पढ़ा चुका हूं, T2 हमने आज पढ़ाया, तो T1 का रिवीजन कैसे होगा? या तो आप घर पे खुद पढ़ें। तो आप, बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं खुद पढ़ लूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। समझ पाए बात को? लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि 100 में 10 पढ़ लेता होगा, लेकिन 90 नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि उसके पास समय का अभाव रहता है, बिजी रहता ज्यादा, उसकी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे। पढ़ने का फुर्सत सब काम कर लेगा, लेकिन पढ़ाई में फुर्सत नहीं मिल पाती है थोड़ा सा। तो उनकी परेशानी को जानते हुए मैं खुद ही उनके बदले मेहनत कर लेता हूँ। तो उनके लिए क्या है कि बच्चे से खुद ही खड़ा करवाता हूँ, तो दहशत में क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, तो उसमें खड़ा जब करवा देता हूँ तो बच्चे की इज्जत प्रतिष्ठा में थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, है ना, और फिर वो रिवीजन कर लेते हैं। तो उससे आपका फायदा अनचाहे फायदा में हो जाता है, मतलब अनजान बेनिफिट जो होता है ना, तो वो आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो कैब आपको जरूर डेली पढ़ना चाहिए। तो देखिए आज कुछ बच्चे का चेहरा नया दिख रहा है मुझे, या फिर वही है मैं ही नया दिख रहा हूँ। मतलब आप सब रोज आ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। तो कल जब आओगे, कल तो संडे, कल छोड़ देता हूँ क्या, हमने एक दिन छुट्टी किया है, 2 दिन छुट्टी कर दिया हालांकि, तो संडे पढ़ाऊं कि छोड़ दूं ना? एक दिन संडे तो रेस्ट बनता है ना, संडे छोड़ दो, मंडे मिलूंगा आज के बाद। तो मंडे के दिन जब आऊंगा मैं, तो लेसन 1 और लेसन 2 T1 और T2 एक एक बच्चे से पूछा जाएगा। आज इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि हो सकता है कि बहुत बच्चे के पास किताब नहीं पहुंचा हो, बहुत बच्चे नहीं पढ़े हो, बहुत बच्चे के पास अभी नहीं आया आइडिया आया हो। तो लेसन 1 और 2 दोनों, T1 और T2 ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर और नीचे दोनों एक एक बच्चे को खड़ा करवाया जाएगा और एक एक बच्चे से पूछा जाएगा। समझ गए? ये बेसिकली आपके फायदे की बात है, ठीक है ना, ये बात समझना आप। ऐसा नहीं कि नहीं पूछूंगा, पूछूंगा जरूर। आपको सीखना है